स्टार्ट करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली टेक्निक है ट्रेडिशनल, मतलब पुराने वाली टेक्निक्स। दूसरी जो टेक्निक्स है वो है मॉडर्न टेक्निक्स। हमारे पास टोटल है 9 + 4 13 टेक्निक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये टेक्निक ओके। अब हम चल रहे हैं हमारे निष्पादन मूल्यांकन की परफॉर्मेंस अप्रेजल को मेजर करने की जो हमारी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास 9 मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड बहुत सिंपल है क्योंकि ये पुराने पुराने मेथड हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड के अंदर मान लो हमारे पास 20 इंप्लॉइज हैं। मान लो हमारे पास 20 इंप्लॉइज हैं। तो रैंकिंग मेथड में हम क्या करने वाले हैं, सारे इंप्लॉइज को एक रैंकिंग दे देंगे। नंबर 1 पे बंदा ए, नंबर 2 पे बी, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर ई। इसी तरह से करते 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 मैंने मान लो 50 इंप्लॉइज हैं, 50 इंप्लॉइज को मैंने रैंकिंग दे दी। तो रैंकिंग मेथड के अंदर क्या हुआ, जो सबसे आगे आगे हैं वो कौन से हुए, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले इंप्लॉइज हुए। और जब से जो सबसे नीचे डाउन है वो ऐसा समझ लो कि वो अपने काम में लापरवाही करते हैं या ज्यादा अच्छे नहीं है। तो रैंकिंग मेथड के अंदर मैंने सबको एक नंबर दे दिया। जैसे क्लास में रोल नंबर होता है या क्लास में जब टेस्ट होता है तो आता है ना कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे ये बच्चा, पांचवें पे ये, 10वें पे ये, 60वें नंबर पे ये बच्चा, 71 नंबर पे ये बच्चा। तो ऐसा लगा लो कि हमको क्या करना है, सारे इंप्लॉइज को रैंकिंग दे देनी है। तो रैंकिंग मेथड के अंदर एम्प्लॉइज को उनकी क्वालिटीज के बेस पर, उनकी एबिलिटी के बेस पर हम एक रैंक प्रदान करते हैं। और जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा ऊपर वाला रैंक का होगा वो सबसे ज्यादा योग्य माना जाता है, और जो सबसे नीचे होगा उसको न्यूनतम रैंकिंग वाला माना जाता है। तो इससे क्या होगा, हम उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मतलब अगर हमको लगता है ना कि कोई इंप्लॉय बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसकी एबिलिटी अच्छी नहीं है, अयोग्य है, तो हम उसको क्या देने वाले हैं, ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। अगली बात है हमारी ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग के अंदर क्या करने वाले हैं, जैसे स्कूल के अंदर आपको पता है कि आपको ग्रेड मिलती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, या A+, B+, C+। तो ऐसे ऐसे आपको पता है कि ग्रेडिंग आजकल रिजल्ट में मिलने लगी है। तो ग्रेडिंग भी दे सकते हैं, पर ग्रेडिंग देने से पहले हमको कुछ बातें पहले से डिसाइड करनी होती है। हमने मान लो इंप्लॉइज की 5 क्वालिटीज को ध्यान में रखना है। हमने इंप्लॉइज की योग्यता, कुशलता, क्वालिटी, लीडरशिप और डिसीजन लेने की पावर, या स्पेशल उसकी कोई खास बात है। हमने 5-6 बातें डिसाइड कर ली। इन 6 बातों के लिए हमने क्या किया, सारे एम्प्लॉइज को चेक किया कि कौन कौन एम्प्लॉय इन 6 बातों पे खरा उतरता है। मतलब 6 ऐसी बातें होंगी, मान लो उन 6 बातों के बेस पर हम सारे एम्प्लॉइज की बारी बारी से चेकिंग करने वाले हैं। जब हम सारे एम्प्लॉइज की बारी बारी से चेकिंग करेंगे तो हम उनको क्या देने वाले हैं, ग्रेड देने वाले हैं। अब ग्रेड किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। तो ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंप्लॉइज बेस्ट हैं, कौन कौन से इंप्लॉइज अपने काम करने में लापरवाही कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा कौन सा, ग्रेडिंग मेथड। तो ग्रेडिंग मेथड रैंकिंग मेथड से अलग है। रैंकिंग मेथड में तो हमने क्या किया था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, रैंकिंग मेथड में क्या दिया था, मैंने सभी इंप्लॉइज को नंबर में डिवाइड कर दिया था। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें में। दैट इज द रैंकिंग। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इनको ग्रेड दी, ग्रेड A, B, C, D, या एक्सीलेंट है, ये गुड है, या वेरी गुड है। तो ये होती है ग्रेडिंग करना। अब अगली बात है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड की, दैट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कहता है कि ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सबसे अच्छा मेथड है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 10 इंप्लॉइज हैं। अब 10 इंप्लॉइज का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो जो बंदा करेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो बंदा करेगा, इस पर्सन को मैंने एक फॉर्म दे दिया। इस फॉर्म के अंदर सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं। अब वो बंदा क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा,
ये वाला बंदा क्या करेगा, इस फॉर्म को भरेगा, किससे रिलेटेड है वो, इंप्लॉय से रिलेटेड, तो सारी बातों की वो पहले से चेकिंग करने वाला है। तो जो इवेल्युएटर होगा फॉर्म भरेगा, फॉर्म में इंप्लॉइज से रिलेटेड सारी बातें लिखी होंगी, तो उन सारी डिटेल के बेस पर हम सामने वाले का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाले हैं। देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इवेल्युएटर है, इवेल्युएटर को हम एक फॉर्म अवेलेबल कराते हैं, तो उसमें फॉर्म में इंप्लॉइज से रिलेटेड काफी सारी बातें होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर, लीडरशिप को लेकर, योग्यता, कार्य दक्षता, विश्वसनीयता, इस पर कुछ सेंटेंस लिखे होंगे। तो वो सेंटेंस हर इंप्लॉय से रिलेटेड चेक करने वाला है कि इस इंप्लॉय के अंदर ईमानदारी है कि नहीं है तो क्या लिखेगा, टिक, लगन से काम करता है, टिक, सही काम करता है, टिक, नहीं करता है तो काटा। तो सारे इंप्लॉइज से रिलेटेड वो फॉर्म में सारी बातों को लिखने वाला है, और जिसके बेस पर हम क्या करने वाले हैं, उसका मूल्यांकन करने वाले हैं। तो कर्मचारियों का रवैया सकारात्मक है, नकारात्मक है, ये सारी बातें हमको उस फॉर्म से पता चल जाती है। ये फॉर्म कौन भरेगा, इवेल्युएटर भरेगा, किससे रिलेटेड, इंप्लॉइज से रिलेटेड सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। अब अगला जो है हमारे पास, वो है हमारे पास फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, पूरी फर्म को मैंने ऐसे एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। इसमें मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा, इंप्लॉइज को मैं 5 कैटेगरी में डाल दूंगा। वो कैटेगरी इंप्लॉइज से रिलेटेड ही होने वाली है, बहुत अच्छे इंप्लॉइज, बहुत कम इंप्लॉइज, एवरेज, उत्तम या सामान्य से कम। तो मैं सारे इंप्लॉइज को क्या करूंगा, इस ग्राफ में डाल दूंगा। जो मुझे लगेंगे सबसे अच्छे हैं तो वो उसी कैटेगरी में, जो मुझे लगा कि जो एवरेज है वो उस कैटेगरी में, जो इंप्लॉइज मुझे लगेंगे कि एवरेज से भी कम काम कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में। तो ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने से मेरे को पता चल जाएगा कि 15 इंप्लॉय यहाँ पे हैं, 20 इंप्लॉय यहाँ पे हैं, 25 इंप्लॉय वो हैं जो एवरेज काम करते हैं, और 15 इंप्लॉइज मेरे पास ऐसे हैं जो बहुत टॉप क्लास के हैं। तो हमने क्या किया, सारे इंप्लॉइज को एक ग्राफ के अंदर फेंक दिया, और हमको पता चल गया कि हमारे फर्म में अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 15 बंदे ही ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो एवरेज से भी कम काम करते हैं। तो ग्राफ की हेल्प से भी कभी कभी हमको पता लग जाता है। तो ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का हमारा एक मेथड है। अगला है हमारे पास फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मेथड के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 2 लाइनें लिखने वाले हैं, जिसमें कर्मचारियों के सकारात्मक और अन्य वाक्यांश कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण वाले हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम सामने वाले का पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड जानने के लिए कुछ लाइंस लिखते हैं, और उस लाइंस के साथ हम क्या करने वाले हैं, सामने वाले की चेकिंग करने वाले हैं। ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी ऐसी हम 10-15 बातें डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाले के काम में रुचि नहीं है, यह काम में लापरवाही करता है, यह काम में रुचि रखने वाला, यह काम के प्रति निष्ठावान, यह काम में योग्य व उत्साही, यह काम के प्रति ज्ञान का भाव, यह कार्य का प्राप्त ज्ञान, या अपने काम से भली भांति उसको परिचित है, वो काम के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, या उसको अपने काम के बारे में स्पेशल नॉलेज है। तो ये सारी बातें हम पहले से लिख लेते हैं, और इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, सामने वाले का परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो जहां पे जो बंदा स्टिक करेगा उसको वहीं भी मार्क कर दिया जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 8-9 पॉइंट हमने डिसाइड कर लिए, जिसके बेस पर हम सामने वाले की परफॉर्मेंस को चेकिंग करने वाले हैं। तो ये भी एक टेक्निक हो गई। इसके बाद है पीरियड कंपैरिजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, मान लो हमारे पास 50 लोग हैं। कितने, 50। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, करते 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 मेरे पास फर्म में 50 लोग हैं, 50 इंप्लॉइज हैं। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। इस मेथड के अंदर जो पहले बंदे की चेकिंग है ना, पहले तो मैं दूसरे से करूंगा, फिर पहले बंदे की चेकिंग तीसरे से, फिर पहले की चेकिंग चौथे से, फिर पहले की चेकिंग पांचवें से, पहले की चेकिंग छठे से, पहले की चेकिंग सातवें से, करते करते पहले की चेकिंग 50 से। मतलब हर एक बंदे की जो परफॉर्मेंस की जो चेकिंग है ना, वो दूसरे बंदे से होने वाली है। फिर पहले बंदे की चेकिंग हो गई, फिर दूसरे बंदे की चेकिंग तीसरे से, दूसरे की चेकिंग चौथे से, दूसरे की चेकिंग पांचवें से, दूसरे की चेकिंग छठी से, दूसरे की चेकिंग 50वें से। तो ऐसा लगा लो कि हर एक पर्सन की जो चेकिंग है ना, वो बाकी के सभी लोगों से करनी है। तो ये वाला हमारा मेथड है, कौन सा, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड।
तो इसमें हर एक इंसान की चेकिंग पूरे ग्रुप से करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास ऐसे मेथड। ऐसे मेथड में क्या, यह विधि इंप्लॉइज का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र विधि मानी जाती है। इंप्लॉइज को एक पेपर पर प्रॉब्लम लिखकर दे दी जाती है, प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए कहा जाता है, फिर वो उन प्रॉब्लम को सुलझाता है। तो समस्याओं के समाधान के आधार पर हम उस कर्मचारी को अंक प्रदान करते हैं, नंबर देते हैं। तो कर्मचारी जिस समस्या का उचित हल निकालता है उसको सबसे अधिक अंक मिलते हैं, और जो समस्या का हल नहीं निकालता उसको हम कम अंक देते हैं। तो इसके बेस पर हम क्या करते हैं, सामने वाले की योग्यता को ध्यान में रखते हैं, सामने वाले को हम अंक प्रदान करते हैं। तो मूल्यांकन करने की ये बहुत अच्छी विधि है। तो इस मेथड में मैंने क्या किया, सामने वालों को मैंने क्या की, प्रॉब्लम्स दे दी। प्रॉब्लम्स दे दी तो ए पर्सन ने, बी पर्सन ने, सी ने, डी ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया। इसने भी किया, इसने किया, इसने नहीं किया, इसने समाधान नहीं किया। तो समाधान सामने वाले ने किया या नहीं किया, इसके आधार पर मैं डिसाइड करूंगा कि सामने वाला कितना एबल है। तो सामने वाले को जब मैंने समाधान करने के लिए बोला तो उससे पहले मैं सामने वाले की क्वालिटीज को, एबिलिटी को भी ध्यान में रखूंगा। पता चला कि समस्या मैंने किसी को दे दी और उसको सोल्व करना ही नहीं आता था। तो जब भी आप किसी को समस्या को सोल्व करने के लिए दो तो सामने वाले की एबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि सामने वाले के पास उस प्रॉब्लम को समाधान करने की पावर भी है कि नहीं है। तो ऐसा भी अपने को ध्यान में रखना होता है। फिर अगला मेथड है हमारे पास निर्णायक घटना विधि। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या है, एक स्पेशल घटना के आधार पर हम सामने वाले का मूल्यांकन करते हैं। मान लो खड़े पैर पर मैंने सामने वाले को कोई प्रॉब्लम दे दी, खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट मैंने सामने वाले को कोई प्रॉब्लम दे दी सोल्व करने के लिए। अगर उसने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया तो हम सामने वाले को बहुत अच्छा मानने वाले हैं। तो सामने वाले से प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हुई या सामने वाला घबरा गया तो हम पता चल जाएगा कि सामने वाले का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले के हमने एक स्पेशल टास्क दे दिया ऑन द स्पॉट, तो हमको सामने वाले की बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। सामने वाले की शारीरिक दशाएं कैसी हैं, सामने वाला कोऑर्डिनेट करता है कि नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि नहीं ले सकता, सामने वाला विश्वास करने के लायक है कि नहीं है, सामने वाले की जांच और निरीक्षण, ये सारी बातें हमको ऑन द स्पॉट भी पता चल जाती है। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल के इस टॉपिक के अंदर हम सामने वाले को ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम दे देते हैं और ये देखते हैं कि सामने वाला विश्वास करने के लायक है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं लेगा। तो कभी कभी रियल लाइफ में ऐसा होता भी है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, हम घबरा जाते हैं, और कभी कभी ऊपर वाला देखना चाह रहा होता है कि इसको मैं अगर प्रॉब्लम दूं तो ये ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकता है। तो उस प्रॉब्लम को हमको ऑन द स्पॉट ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, ऐसी है तो है, मुझे एक्सेप्ट करना है, इस प्रॉब्लम का समाधान करना है। अगर आप मैक्सिमम लेवल तक जाकर उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट लाइफ के गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, हम ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉइज ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार खड़ा कि नहीं खड़ा, जिम्मेदारी लेता भी है कि नहीं लेता। तो ये सारी बातें हम जब चेक करते हैं तो हमको सामने वाले की परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाता है। अगला है हमारा फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड के अंदर क्या है, ध्यान से देखो। इस मेथड में जो इवेल्युएटर होता है ना, वो कर्मचारियों से संबंधित जानकारी उनके पर्यवेक्षकों से प्राप्त करता है। मतलब इवेल्युएटर क्या करेगा, इवेल्युएटर मतलब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, जो निष्पादन मूल्यांकन का काम कर रहा है, वो बंदा क्या करेगा, इंप्लॉइज के बारे में जानकारी लेना तो चाहता है, पर वो जानकारी कहां से लेगा, इन इंप्लॉइज के ऊपर जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से लेगा। जो इवेल्युएटर होता है सुपरवाइजर की हेल्प से इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन लेने वाला है। तो क्योंकि सुपरवाइजर के ऊपर ही सारा का सारा दायित्व होता है, उसी के नीचे काम कर रहे होते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए सुपरवाइजर की हेल्प ले। तो यहां पर हम उससे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सुपरवाइजर क्या करेगा, इंप्लॉइज की सारी इंफॉर्मेशन इवेल्युएटर को दे देगा। पर इवेल्युएटर को जो भी अप्रेजल का काम करना है, निष्पादन मूल्यांकन जैसे भी करना है वो कर सकता है। तो ये वाली हमने जो 9 टेक्निक स्टडी की, ये कौन सी टेक्निक्स थी, ट्रेडिशनल मेथड। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारी थी ये ट्रेडिशनल मेथड।